नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स में कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस बल किस प्रकार के निर्देश तंत्रों पर लागू होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। ऐसे दो निर्देश तंत्र हों हमारे पास जिनमें से एक तो स्थिर हो और एक नियत कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा हो, तो यहाँ पर हम कोरियोलिस बल की कंसेप्ट को ला सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से ला सकते हैं ये हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखा है हमने, और आगे हम बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं। एक निर्देश तंत्र जो कि स्थिर है और एक निर्देश तंत्र जो ओमेगा नियत कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु एक ही जगह पर स्थित है। हमने कण लिया P जिसका स्थिति सदिश R है स्थिर निर्देश तंत्र में और R डैश है घूर्णी निर्देश तंत्र में। यदि यह कण P रेखीय गति करने लगता है v वेग से, तो घूर्णी निर्देश तंत्र में इस P कण का वेग जो है v डैश v माइनस ओमेगा क्रॉस R होगा। त्वरण a डैश इक्वल टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस ओमेगा क्रॉस R होगा। और बल F डैश इक्वल टू F प्लस FC प्लस FF होगा। FC और FF को मिला करके F0 लिखा जा सकता है और F0 यहाँ पर छद्म बल होगा। छद्म बल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो घूर्णी निर्देश तंत्र है वो अजड़त्वीय है, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर छद्म बल की कंसेप्ट आती ही आती है। तो जो निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहा है उस पर प्रेक्षित जो बल है वह S में या स्थिर निर्देश तंत्र में प्रेक्षित बल से कुछ न कुछ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? F0 ज़्यादा है। और F0 का मान क्या है? F0 का मान है -2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। अब यहाँ पर जो दो टर्म्स आ रही हैं जिनमें से एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों टर्म्स के लिए हम अलग अलग जो है वो नाम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जो FC है -2m ओमेगा क्रॉस v डैश, ये है कोरियोलिस बल। ये बेशक एक छद्म बल है और घूमते हुए निर्देश तंत्र में v डैश वेग से गतिमान कण पर लगता है। देखिए यहाँ पर बात समझने वाली है कि निर्देश तंत्र पहले तो घूर्णी होना चाहिए, घूमता हुआ निर्देश तंत्र होना चाहिए, तभी ये बल यहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है, घूमता हुआ निर्देश तंत्र नहीं है अर्थात तो ओमेगा नहीं है। ओमेगा नहीं है तो ये बल 0 हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 तो FC इक्वल टू 0, कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इस घूमते हुए निर्देश तंत्र में भी जो कण है वो रेखीय गति करना चाहिए। यदि कण स्थिर है, यदि घूमते हुए निर्देश तंत्र में भी कण स्थिर है तो v डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। v डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा तब भी FC 0 हो जाएगा। तो कोरियोलिस बल तभी लगता है जब निर्देश तंत्र घूर्णी हो और उस घूर्णी निर्देश तंत्र में जो कण है वो रेखीय गति कर रहा हो। दो कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, अन्यथा कोरियोलिस बल 0 हो जाएगा। तो कोरियोलिस बल घूमते हुए निर्देश तंत्र में रेखीय गति करने वाले कण पर लगता है। इसको जब हम खोलेंगे तो F इक्वल टू -2m ओमेगा v डैश साइन थीटा n कैप, ये हो जाएगा n कैप ओमेगा और v डैश दोनों की ही दिशाओं के लंबवत दिशा में एकांक्षा दिशा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ओमेगा इस दिशा में है, v डैश इस दिशा में है, तो FC जो है वो इस दिशा में होगा। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए, अदरवाइज उस तरफ होता। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम होगा, कोरियोलिस बल मैक्सिमम होगा। और थीटा इक्वल टू जब 0 है तो जो कोरियोलिस बल है वो मिनिमम होगा, 0 होगा।
तो कोरियोलिस बल एक छद्म बल है जो घूमते हुए निर्देश तंत्रों में रेखीय गति करने वाले कण पर लगता है। ऐसा कोई उदाहरण हम जो है वो आगे लेंगे कि ये बल जो है हमें प्रेक्षित कहाँ होता है, दैनिक जीवन में होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगला जो छद्म बल था, अगली जो टर्म थी F0 में, जो F टर्म थी, F है -m ओमेगा क्रॉस r। इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अब यहाँ पर ओमेगा है और r है, तो ये अपकेंद्रीय बल वो छद्म बल है जो घूमते हुए निर्देश तंत्रों में लगता है, परंतु कण स्थिर हो तो भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति सदिश आ रहा है r वेक्टर, तो कण स्थिर हो तब भी लगेगा, कण गतिमान हो तब भी लगेगा। शर्त यह है कि निर्देश तंत्र घूर्णी होना चाहिए। तो अपकेंद्रीय बल जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत है, अभिकेंद्रीय बल तो कण को मूल बिंदु की तरफ खींचता है, अपकेंद्रीय बल उसे विपरीत दिशा में लेके जाता है। तो अपकेंद्रीय बल भी एक छद्म बल है जो प्रेक्षक को प्रतीत होता है और घूर्णन के केंद्र के विपरीत लगता है। घूर्णन का जो केंद्र होता है मूल बिंदु, जैसे कि यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये इसकी ओर न लग के विपरीत दिशा में लगेगा, अपकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। तो ये भी एक छद्म बल है और ये कण के स्थिर और गतिमान दोनों अवस्थाओं में लगेगा। कोरियोलिस बल और अपकेंद्रीय बल दोनों द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती बल होते हैं। ये तो ऑब्वियसली हम जानते हैं, जितना अधिक द्रव्यमान उतना ही अधिक ये बल लगेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब दो निर्देश तंत्र हमारे पास हैं, S और S डैश, S तो था स्थिर और S डैश था गतिमान, तो ये जो गतिमान निर्देश तंत्र था वो नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, और इस घूर्णन करने वाले निर्देश तंत्र में हमने जो छद्म बलों की जो गणना की, उसमें हम दो प्रकार के छद्म बलों को देखते हैं। दो प्रकार के छद्म बल हमें क्यों दिखाई दिए? क्योंकि घूर्णी निर्देश तंत्र के अंतर्गत जो कण था वो रेखीय गति कर रहा था। यदि यह कण रेखीय गति नहीं करता तो यहाँ पर सिर्फ एक छद्म बल प्रेक्षित होता, जो होता अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल तो स्थिर कण पर भी लग रहा है, परंतु जो कोरियोलिस बल होगा वो सदैव उन कणों पर लगेगा जो घूर्णी निर्देश तंत्र में तो हैं, साथ ही उस घूर्णी निर्देश तंत्र के अंतर्गत रेखीय गति भी कर रहे हैं। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में रेखीय गति करने वाले कणों पर कोरियोलिस बल लगता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही अपकेंद्रीय बल जो कि स्थिर कणों पर और गतिमान कणों पर दोनों पर लागू होता है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि कोरियोलिस बल केवल घूर्णी निर्देश तंत्रों की परिकल्पना है।